सफल वही होते हैं सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की मूल पुस्तक से अध्ययन करने वाले हैं। और जैसे कि हम सभी को ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम सभी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी दिसंबर 2022 और आगामी 2023 की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। जो हमारे आगामी जो परीक्षा होगी वो ये हम सभी को बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली है। आज हम सभी गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक का पहला दिन है, जिसमें हम सभी आज पढ़ने वाले हैं भाषा। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, मतलब उत्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष वक्तव्याम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। भविष्यते वक्तवाग रूपेण अभिव्यजते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है, मतलब व्यक्त की जाती है या प्रकट की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। सबसे पहले भारतीय विद्वान की जो मत है उनका पहले देख लेते हैं। पहला है पतंजलि द्वारा दिया गया परिभाषा। कहते हैं व्यक्तवाची वर्ण यशय त इमे वक्तच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये कथन है पतंजलि का। इनका कथन है कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त की जाती है वही भाषा है। अगला है कामता प्रसाद गुरु का। कहते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार आप स्पष्ट समझ सकते हैं। अगला है श्याम सुंदर दास का। कहते हैं मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। चौथा है मंगलदेव शास्त्री का। भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। ये कथन था डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का। अगला है बाबू राम सक्सेना का। पांचवा बिंदु है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। छठा है सुकुमार सेन का। अर्थवान कंठो उद्गीर्ण ध्वनि समष्टि की ही भाषा है। अगला है भोलानाथ तिवारी का, जो बहुत उपयोगी है। भोलानाथ तिवारी की परिभाषा भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, मतलब जो हम समझ सके और अच्छा से उसका विश्लेषण भी कर सके। आठवां बिंदु है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा का। भाषा यादृक्ष रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भाव अभिव्यक्ति करते हैं। अगला है पांडुरंग दामोदर गुणे का। कहते हैं कि ध्वनिवात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों को प्रकटीकरण ही भाषा है, मतलब भाव और विचार जो हम आसानी से दूसरे के माध्यम तक पहुंचा और समझा सके वही इनके अनुसार भाषा है। भारतीय विद्वानों की भाषा पर परिभाषा
पढ़ने के बाद अब हम सभी पढ़ने वाले हैं पाश्चात्य विद्वान। पहला है मैक्स मूलर। उनका कथन है, भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तात्पर्यता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। मतलब सरल से सरल भाषा में जो हम भाषा दूसरों पर व्यक्त कर सके वही इनके लिए परिभाषा है, मतलब भाषा है। दूसरा है हेनरी स्वीट का। उनका कथन है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। अगला है क्रोचे का, बहुत उपयोगी है। भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है, मतलब प्रयोग की जाती है। चौथा बिंदु है वांद्रे का कथन है, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है, मतलब पहचान है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह, मतलब नेत्र से जो हम इशारा करते हैं, या श्रोता जो सुनकर हम अर्थ समझते हैं, या स्पर्श या छू करके हम करते हैं। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोताग्राह प्रतीक की सर्वश्रेष्ठ है। ये कथन था वांद्रे का। अगला है ओतो ग्रियर्सन। ओतो ग्रियर्सन, ये जो इनका जो कथन है वो कहते हैं कि मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। अगला है गॉर्डनियर का, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्ति या स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अगले जो विद्वान है वह है ब्लॉक तथा ट्रेगर। इन दोनों का मानना है, भाषा यादृक्ष ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। अगला है स्तुतेवा का। इनका मानना है कि भाषा यादृक्ष ध्वनि संकेतों की वह ध्वनि है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक कौन कौन है, अब हम ये देखना। देखिए, दिव्य उत्पत्ति जो भाषा है सिद्धांत है उनका प्रवर्तक है प्राचीन धर्म ग्रंथ। अगला है संकेत का रूसो। कौन है संकेत का रूसो। रणल का प्लेटो। रणल का कौन है प्लेटो, हेस एवं मैक्स मूलर। तीसरा बिंदु चौथा है इंगित। इंगित का है डॉक्टर राय। इंगित का है डॉक्टर राय, मतलब हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इंगित करके हम राय ले सकते हैं। पांचवा है धातु। धातु का प्रवर्तक कौन है हैज और मैक्स मूलर। धातु हैज और मैक्स मूलर इसका प्रवर्तक है। अगला है श्रम ध्वनि। श्रम ध्वनि के प्रवर्तक है न्योरे। कौन है न्योरे। सातवां है संपर्क। संपर्क जी रेवेज, इसको याद कर सकते हैं, संपर्क करो जी रेवेज से। तो इसी तरह हम लोग याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। समन्वय का प्रवर्तक है हेनरी स्वीट। समन्वय का कौन है हेनरी स्वीट। सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सिसिएता दा लिंग्विस्टिक में अपनी अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विभाषा विनिर्माण इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगला जो है वो है भाषा की विशेषता एवं निम्नांकित प्रवृत्तियों के विषय में हम सभी पढ़ने वाले। अभी तक जो हम सभी ने देखा वो था भाषा की परिभाषा, पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वान। अब हम सभी देखने वाले हैं भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। पहला जो भाषा की जो प्रवृत्ति है वो है भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है एक सामाजिक संपत्ति है। दूसरा है भाषा सतत प्रवहमान सहज एवं नैसर्गिक होता है, मतलब वो एक प्रवहमान होता है, हमेशा नदी की तरफ बहती है और सहज रूप से उत्पन्न होती है और किसी के द्वारा बनाया नहीं होता, वो एक अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तीसरा बिंदु भाषा अर्जित संपत्ति है। चौथा बिंदु है भाषा परिवर्तनशील है, मतलब कहीं भी बदल सकती है, मतलब बदल जाती है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, बिल्कुल विचार संप्रेषण का माध्यम होता है भाषा। भाषा अर्जित संपत्ति है।
भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, मतलब नकल से। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर उन्मुख होती है। 9वां बिंदु है भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा क्या है? परंपरागत वस्तु है, मतलब पहले से चली आती हुई वस्तु है। 10वां, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। जो भाषा की संरचना, जो बनावट होती है, वो थोड़ा सा अलग अलग होती है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है: आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। कौन कौन सा है? आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। यूजीसी नेट द्वारा जो भाषा की परिभाषा पूछी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से आपको 2 उसमें सही ऑप्शन चुन के निकलना होता है। जो हम सभी को ये जो कोटेशन है बहुत उपयोगी है, इसको बहुत ही ध्यान और बारीकी से इसको हम सभी को समझ के और याद करके रखने की जरूरत है। अगला है भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न है। उसके विविध रूप मतलब अलग अलग रूप होते हैं। कौन कौन सी होती है? पहला है मानक या परिनिष्ठित भाषा, जिसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा है विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, जिसको डायलेक्ट कहा जाता है। तीसरा है अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। कौन कौन से? अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। जो होता है व्यक्ति बोली, जिसे इडिलेक्ट कहते हैं, व्यक्ति बोली, इडिलेक्ट। पांचवा है विशिष्ट भाषा, प्रोफेशनल लैंग्वेज। विशिष्ट भाषा मतलब प्रोफेशनल, मतलब पर्सनल। अगला है कुट भाषा, कुट भाषा सीक्रेट लैंग्वेज, मतलब जैसे फौजी लोग बात करते हैं सीक्रेट में। कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, बनावटी जो भाषा होती है। 8वां है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण अब हम सभी देखने वाले हैं। कुछ विद्वानों ने गणना करके, मतलब गिन करके, विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 मानते हैं। कितना? 3000। संसार की भाषाओं के 2 प्रकार के वर्गीकरण है। पहला है आकृतिमूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। पहला क्या है? आकृतिमूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। आकृतिमूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत हम सभी के लिए उपयोगी है। वाक्य रचना एवं रूप पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। यूजीसी नेट कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला है विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगन ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगन ने इसका वर्गीकरण किया था। आकृतिमूलक वर्गीकरण को समझने के लिए हम सभी अब इसको वंशवृक्ष की निम्न ढंग से समझना या समझा जा सकता है। भाषा पहला 2 भाग में बटा हुआ, एक अयोगात्मक, दूसरा योगात्मक। जो योगात्मक है वो फिर 3 भागों में बट जाता है: अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। कौन कौन सा? अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट 4 भागों में फिर विभाजित होता है: पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। कौन कौन सा? अश्लिष्ट जो है वो 4 भागों में विभक्त होता है: पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। अब ख नंबर में जो आता है वो श्लिष्ट। श्लिष्ट 2 भागों में बढ़ता है, फिर 2 भागों में बढ़ने के बाद फिर वो भी 2-2 भाग में विभक्त होता है, जिसमें पहला है अंतर्मुखी, जो उसका 2 भाग है: संयोगात्मक, वियोगात्मक। दूसरा है बहिर्मुखी, मतलब बाहर का जो मुख होता है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। अगला है प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट जो है वो है पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। आकृतिमूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं और एवं उदाहरण निम्नलिखित हैं। कहता है इसमें कि भाषा विशेषताएं और उदाहरण। जो अयोगात्मक पहला पॉइंट में जो दिया है वो है अयोगात्मक भाषा एकाक्षर, निर्योग या स्थान प्रधान होता है, मतलब स्थान के आधार पर उसका महत्व होता है या प्रधान दिया जाता है, प्रधानता दिया जाता है, प्रमुखता दी जाती है। उसका विशेषता में इसी के विशेषता जो है
इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थतत्व और संबंधत्व का संयोग नहीं होता है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। क्या है? स्वतंत्र मतलब आजाद होता है, फ्रीडम। उदाहरण के लिए जैसे चीनी की भाषा, तिब्बती की भाषा, बर्मी, सुदामी आदि, ये सभी जितनी भी भाषा है वो सभी क्या है? प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। दूसरा बिंदु है योगात्मक भाषा। योगात्मक भाषा का जो विशेषता है उसमें है कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है, मतलब एक दूसरे का मेल रहता है। किसका किसका? प्रकृति का, प्रत्यय या अर्थ तत्व का। ठीक है। अगला है ख का अश्लिष्ट। अश्लिष्ट की जो 4 भागों में विभक्त हुआ था, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। तो पहला है पूर्व योगात्मक में, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है, मतलब लगाता है। किसमें लगाता है? प्रत्यय जो होता है वो प्रकृति के पूर्व लगाता है, जैसे काफिर और जुलू इसका उदाहरण है। दूसरा है मध्य योगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। कहाँ लगता है? बीच में लगता है। उदाहरण के लिए संथाली भाषा। तीसरा बिंदु है अंत योगात्मक। इसमें जो अंत योगात्मक में होता है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है, मतलब अंतिम में। इसका उदाहरण है कन्नड़। कौन सा है? कन्नड़। अगला है पूर्वांत योगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत में जोड़ते हैं, जिसका उदाहरण है मापोर। कहाँ लगता है? पूर्व और अंत में लगता है। इसमें जो बहुत उपयोगी तो यूजीसी नेट से हिसाब की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम ऊपरी तौर पर निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, बाई चांस अगर पूछ दे तो, ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। आगे है श्लिष्ट। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिलते हैं, मतलब बहुत ही घन तरीके से, मतलब क्या कहते हैं उसको, क्लोज तरीके से। दूसरा बिंदु है अंतर्मुखी। इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं, मतलब प्रत्यय जो और प्रकृति बीच में घुल मिल जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। अगला है संयोगात्मक। इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, जैसे अरबी। अरबी जो है ना, अलग से प्रत्यय नहीं लगता है। अगला है वियोगात्मक। इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे हिब्रू, मतलब संयोगात्मक का बिल्कुल उल्टा। अगला है बहिर्मुखी। इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगता है, या तो अंत में या फिर बाद में, बहिर्मुखी में। अगला है संयोगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, जैसे संस्कृत। संस्कृत में जो है ना, प्रकृति के साथ क्या होता है? प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। अगला है वियोगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और बंगला, ये जो है ना वियोगात्मक में आता है, और प्रकृति प्रत्यय से अलग लगाया जाता है। अगला है प्रश्लिष्ट या समास प्रधान भाषा। क्या है? समास प्रधान भाषा है। उसी का जो उसका उपभेद है, उसमें पूर्ण प्रश्लिष्ट है। इसका विशेषता है यह पूर्ण समास प्रधान भाषा है, जैसे चिरोफी। चिरोफी क्या है? पूर्ण समास प्रधान भाषा है। अगला है आंशिक प्रश्लिष्ट, यह अंशतः समास प्रधान भाषा है, जैसे बास्क। पारिवारिक वर्गीकरण। अब इसका दूसरा भेद है पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंश अनुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। कौन कौन क्या कहते हैं? वंशात्मक, वंश अनुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। किसको रखा जाता है? रचना तत्व और अर्थ तत्व ध्यान में रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। क्या है? भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि रचना, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। स्थानिक समीपता का मतलब होता है स्थान में जो समीपता, उसको ध्यान में रखा जाता है। विश्व की भाषाओं के परिवार की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, मतलब अभी तक श्योर नहीं है कि कौन कितना है। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। किनके अनुसार? भोलानाथ तिवारी और फॉन हुम्बोल्ट के अनुसार इनकी संख्या 13 मानी है, 13 माना है। और फ्रीडरिश मिलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से
4 भौगोलिक क्षेत्र में 18 भाषा परिवारों के प्रमुखता दी जाती है, जो हम सभी आगे देखने वाले हैं। टोटल कितने हैं? निर्विवाद रूप से, मतलब बिना झंझट का, बिना लफड़ा का अगर देखें तो इसमें 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिसमें 18 पारिवारिक परिवारों की भाषा इसमें देखने को हम सभी को मिलता है। भौगोलिक क्षेत्र और भाषा परिवार। भौगोलिक क्षेत्र में जो पहला है वो है यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया। इसमें जो भाषा परिवार है, पहला है भारोपिया, भारत और यूरोपिया। दूसरा है द्राविड़ परिवार। तीसरा है काकेशी परिवार। चौथा है बुरसस्की। चौथा है उराल अल्ताई परिवार। छठा है चीनी परिवार। सातवां है जापानी कोरियाई परिवार। आठवां है अत्यतु हाइपस्पोरी परिवार। नौवां है बास्क परिवार। 10वां है सामी हामी परिवार। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ख नंबर है अफ्रीका भूखंड, जिसमें आते हैं सुदामी परिवार, बंतु परिवार, हंतोतोत बुसमेनी परिवार। ग नंबर है प्रशांत महासागरीय भूखंड, इसमें आता है मलय पोलिनेशिया परिवार, पापोई परिवार। अगला तीसरा है ऑस्ट्रेलिया परिवार। चौथा है दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। घ नंबर है अमेरिका भूखंड परिवार। अगला जो है वो भारोपिया परिवार के अंतर्गत जो आते हैं वो है भारोपिया परिवार के इंडो जर्मनी आर्य परिवार, भारत हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपिया परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनिक आधार पर शतम, सप्तम और केतुम 2 वर्गों में बांटा गया। सप्तम वर्ग में जो आते हैं वह है भाषा भारत ईरानी, जिसको आर्य कहते हैं, वॉल्टिक स्लाविक, आर्मेनी। चौथा है अल्बानी इलिरियन। केतुम वर्ग में है जार्मनिक, ड्यूटनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिका। डॉक्टर गिरेसन ने भारत ईरानी आर्य को 3 उपवर्गों में का उल्लेख किया है। कितने वर्गों में? 3। किसने किया था? डॉक्टर गिरेसन ने। ईरानी, दूसरा है दरत और तीसरा है भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अश्वेता, जिसका समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अश्वेता का अर्थ होता है शास्त्र। अश्वेता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरिया कह दिया जाता है। कुछ लोग भूलवश अश्वेता को जिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंद। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरान का सबसे पहला महाराष्ट्रीय काव्य कौन सा है? तो है शाहनामा। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ईरानी भाषा की जो सीढ़ीनुमा है वो इस प्रकार है। पश्चिमी, पूर्वी। पश्चिमी जो है वो 2 भागों में विभक्त है, मीडियन और प्राचीन फारसी। पूर्वी में जो 2 वर्गों में विभक्त है वो है अश्वेता और मोदिदयन पामीर। उसके बाद भी इसका उपभेद है, जैसे अश्वेता का जो इसका वर्गीकरण है वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बुल्ची, असेटिक, कुर्दी। अब पहलवी का 2 वर्ग में आते हैं, एक आता है हुजरेस और पाजत। उसके बाद आधुनिक फारसी में जो आता है वो दरत शब्द का अर्थ पर्वत होता है। क्या होता है? पर्वत। इसका प्राचीन नाम पेशाची प्राकृत भी है। दरत भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमी उत्तर पंजाब है। दरत उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, शीना और चित्रशाली काफिर आदि है। तो दोस्तों आज के लिए हम सभी इतना ही रखेंगे, और अगला जो हम सभी का टॉपिक होगा वह है भारतीय आर्य भाषा की विशेषताएं पढ़ेंगे, जो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। धन्यवाद।